हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में फॉर 26 नवंबर। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, सेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, तो इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, साथ ही साथ कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी चल रही है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 5 मार्च को होने जा रहा है कनिष्ठ सहायक का एग्जाम, और आर सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो आर सचिवालय की भी डेट दे दी गई है, एग्जाम डेट 18 जून में। उसके बाद लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस 2023 की भी डेट दे दी गई है, 2 जुलाई और 23 जुलाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है उत्तराखंड के अंदर, सारे एग्जाम्स की डेट्स दे दी गई हैं, तो आप मान के चलिए एग्जाम्स वहाँ पे होंगे ही होंगे। तो अभी से तैयारी करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का जो पेड ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है कि एक तूफान आया था मंडूस, और वो तमिलनाडु के कोस्ट को भिगा कर गया था, और वहाँ पर वो आया था। तो साइक्लोन मंडूस बिगेन लैंडफॉल एट द ममल्लापुरम कोस्ट नियर चेन्नई। तो चेन्नई के पास जो ममल्लापुरम कोस्ट है, वहाँ पे वो आया था, ब्रिंगिंग मोर इंटेंस रेन टू कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु। साइक्लोन जो है ये GS1 में इसलिए कवर किया गया है क्योंकि ये ज्योग्राफी की न्यूज़ है। ज्योग्राफी में जो वेदर फिनोमिना है, वहाँ से ये न्यूज़ है, तो इसलिए इसको इसमें कवर किया गया है। साइक्लोन मूव्ड एट अ स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। स्क्वेली विंड्स गस्टिंग अप टू 85 में ब्लो अलोंग तमिलनाडु, पुडुचेरी और जो साउथ आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है, वहाँ पे तेज हवाएं बही हैं। नेक्स्ट आता है नमस्ते स्कीम। अब देखिए, नमस्ते करके आया है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन। यानी कि अभी तक हम ये देखते थे कि जो मैन होल्स होते थे, उसमें मैन होल में जैसे मैन होता है, तो वो मैन उस होल के अंदर उतरता था और उसको साफ करता था। लेकिन उस चक्कर में क्या होता था कि वो पर्सन की कभी कभी डेथ भी हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत हार्मफुल जो गैसेस होती हैं अंदर, वो जब वो इनहेल करता था, सांस लेता था उसमें, तो उसकी डेथ हो जाती थी। तो और फिर बाकी एक प्रॉब्लम इसमें ये भी थी कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर ही ये काम आ गया था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, एक वर्ग है समाज में, समुदाय है, वो ही ये काम करेगा, जो सैनिटेशन का काम है वो ही करेंगे। तो हम कहें तो ये राइट टू इक्वालिटी के भी अगेंस्ट जा रहा था। तो इस वजह से एक स्कीम लाई गई है, नमस्ते स्कीम, और उसके तहत क्या किया जा रहा है कि मशीन्स के द्वारा मैन होल्स को साफ़ किया जाएगा, और कोशिश की जा रही है कि हर मैन होल मशीन होल में तब्दील हो जाए। तो नमस्ते अपने आप में एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा पैसा इसमें केंद्र सरकार ही देगी, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है, वो इसको स्पॉन्सर कर रही है। जॉइंट इनिशिएटिव है इनका और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। तो नमस्ते क्या रिसर्च करता है, क्या परिकल्पना करता है? सेफ्टी होनी चाहिए और डिग्निटी होनी चाहिए सैनिटेशन वर्कर्स की शहरी क्षेत्रों में, बाय क्रिएटिंग एन एनेबलिंग इकोसिस्टम दैट रिकॉग्नाइजेस सैनिटेशन वर्कर्स एज वन ऑफ द की कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि सैनिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो साफ़ सफाई का जो पूरा ढांचा है, उसको बरकरार बनाए रखने में सैनिटेशन वर्कर्स की बहुत ज़्यादा महत्वता है। कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा महत्वता है। उस चीज़ को बरकरार बनाए रखना है, ये इस नमस्ते स्कीम का लक्ष्य है। नेक्स्ट आता है, भारत ने G20 प्रेसिडेंसी संभाल ली है 1 दिसंबर से। तो अब इस दौरान क्या होगा, भारत क्या ऑफर कर रहा है, उस चीज़ के ऊपर बात चल रही है। तो दिसंबर 1 को भारत ने एज्यूम कर ली है प्रेसिडेंसी G20 फोरम की। प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी का कहना यह है कि ह्यूज अपॉर्चुनिटी है भारतवर्ष के लिए। G20 में पहले देख लेते हैं कौन कौन से देश आते हैं। G20 के अंदर आते हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। अब देखिए ये ABCD के तहत सेट है, तो आप उससे देख लीजिए। सबसे पहले A से है 2 देश, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। फिर B से ब्राज़ील है, C से कनाडा, चाइना है। फिर D से कोई नहीं है, E से यूरोपियन यूनियन आएगा, लेकिन वो बात की बात है। फिर F से फ्रांस, G से जर्मनी। फिर H से कोई नहीं है, I से इंडिया आता है, इंडोनेशिया आता है, इटली आता है। J जापान, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिर मैक्सिको, फिर R से रशिया, S से सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, US और यूरोपियन यूनियन। अब देखिए 19 देश है और 20th जो कंट्री है, वो कंट्री ना होकर पूरा यूनियन है, यूरोपियन यूनियन। तो क्या हिस्ट्री रही है G20 फोरम की अगर हम देखें, तो G20 फोरम को इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में एक फाइनेंस मिनिस्टर्स की, और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं 7 देश के, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US। इन्होंने एक मीटिंग करी वॉशिंगटन DC में। और इन्होंने मीटिंग क्यों करी? क्योंकि उस टाइम पे 1997-1998 में पूरे विश्व में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। जिस तरह से आर्थिक मंदी जिसको हम कहते हैं, तो आर्थिक मंदी से आई थी 1997-1998 में। एशिया में भी उसको काफ़ी असर पड़ा था। तो उस वजह से ये सभी देश एक साथ बैठे और उनके जो उन देशों के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे और जो उनके जो केंद्रीय बैंक होता है, जैसे कि भारत में RBI है, तो RBI के जो गवर्नर हैं वो बैठे वहाँ पे और उन्होंने बातचीत की। तो पहली मीटिंग जो होती है G20 लीडर्स की, वो 1999 में होती है एंड इट वाज एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट इन 2008। 99 तक तो ऐसा रहा कि जो G20 की 1999 से 2007 तक आप मान सकते हैं ये ऐसी मीटिंग्स रही जिसमें या तो गवर्नर पार्टिसिपेट करते थे या फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन किसी देश का जो हेड है, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री हेड है, तो वो प्रधानमंत्री लेवल तक पे अगर मीटिंग होगी तो वो 2008 से शुरू हुई। 2009 में G20 को डेजिग्नेट किया गया प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कि एक प्रीमियर फोरम है किस चीज़ के लिए? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए जो एक फोरम है वो क्या है? वो G20 है। और G20 पे ही उसमें G20 में सब लोग आपस में बात करेंगे। फोरम इनिशियली किस चीज़ से डील करता था? विद रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से वो बात करता था। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जो देशव्यापी यानी बड़े स्केल पे जब भी हम कुछ बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बट ओवर द ईयर्स इट्स एजेंडा हैज़ एक्सपेंडेड टू कवर इशूज़ रिलेटिंग टू ट्रेड। अब धीरे धीरे उसमें जो उसके जो मुद्दे हैं, जब G20 फोरम इतना फेमस होने लगा तो कई मुद्दे ऐसे हैं जो उसमें आने लगे और कई मुद्दों के ऊपर G20 के अंदर चर्चा होने लगी। जैसे कि ट्रेड के ऊपर बात होती है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात होने लगी, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, हेल्थ यानी कि आपकी जो हेल्थ होती है, फिर एग्रीकल्चर है, एनर्जी है और इन्वायरमेंट है। तो यानी कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, यानी कि स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर बातें होने लगी। अब भारत के पास प्रेसिडेंसी आई है 2023 की। अब 1 दिसंबर 2022 से लेके नवंबर 2023 तक चलती रहेगी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास। तो इसका क्या मतलब है? G20 समिट इज़ हेल्ड एनुअली। एक पहली बात तो ये है कि इसका समिट जो होता है साल में एक बार होता है अंडर अ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, और इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट करती रहती है, विच रेस्ट्स विद इंडिया फॉर 2023। तो 2023 के लिए ये भारत के पास है। द ग्रुप डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इस ग्रुप की एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। एंड द प्रेसिडेंसी इज सपोर्टेड बाय द प्रीवियस, करंट एंड फ्यूचर होल्डर्स ऑफ द पोस्ट। टुगेदर उनको ट्रोइका कहा जाता है। अब देखिए इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे WHO का हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, इस तरह से G20 का कोई अपना आप में हेडक्वार्टर नहीं है। तो इसकी जो प्रेसिडेंसी है उसको कौन सपोर्ट करता है? कि जो इससे पिछला जो प्रीवियस जो मेंबर रहा, जो करंट मेंबर है जो G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा, और जो अगला मेंबर होगा जो G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड करने जा रहा होगा, इन तीनों को मिला के ट्रोइका भी कहा जाता है। तो इंडिया के साथ जो 2023 का जो ट्रोइका है उसमें इंडोनेशिया और ब्राज़ील भी हैं। अब क्योंकि आप इस तरह से देख सकते हैं कि इंडोनेशिया के अंदर 2022 का समिट हुआ बाली के अंदर, इंडिया के अंदर 2023 का होगा, और 2024 का किस में होगा? ब्राज़ील में होगा। एज द प्रेसिडेंट नेशन इंडिया विल होस्ट द 18th G20 हेड्स ऑफ स्टेट। तो 18वीं G20 हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट समिट होगी दिसंबर 2023 नई दिल्ली में। G20 प्रेसिडेंसी डज नॉट कम विद एनी फॉर्मल पावर्स। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई पावर्स आ जाएंगी इसमें। इंडिया प्लान्स ऑन शोकेसिंग इट्स फिलोसफीज ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। तो भारत जो है चाहता है
कि जो भारत की फ़िलॉसफ़ी है वसुधैव कुटुंबकम की, यानी कि द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली या वन विलेज, तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को भारत दर्शाना चाहेगा इसमें। और एक लाइफ जो प्रधान मिनिस्टर मोदी ने निकाला है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि हम ऐसी अपनी जीवन शैली अपनाएं जो पर्यावरण संबंधी हो, पर्यावरण को सही रखने में काम करती हो, थ्रू द थीम एंड द लोगो ऑफ द इवेंट। द प्रोसेसेस अंडर G20 आर डिवाइडेड इनटू 2 पैरेलल ट्रैक्स। तो जो प्रोसेसेस है G20 के अंडर जहाँ पे बातें होती हैं वो 2 ट्रैक्स में डिवाइडेड है। एक तो फाइनेंस ट्रैक है और एक शेरपा ट्रैक है। फाइनेंस ट्रैक कौन करेगा लीड? जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं देश के, जैसे भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, तो जो निर्मला सीतारमन है वो यहाँ पे बात करेंगी। और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स जो हैं शक्तिकांत दास हैं जैसे, वो यहाँ पे बात करेंगे मेंबर नेशंस के, हु मीट थ्रू आउट द ईयर, और वो साल भर मिलते रहेंगे। शेरपा हु आर पर्सनल एमिशरीज ऑफ लीडर्स लीड द शेरपा ट्रैक। और शेरपा ट्रैक क्या होगा कि जो पर्सनल एमिशरीज है लीडर्स की, मान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो पर्सनल एमिशरी हुए, यानी कि आप कहें कि निजी दूत हुए, कि डायरेक्ट वो जाके उनको बात कहेंगे, तो वो शेरपा होते हैं, वो शेरपा ट्रैक लीड करेंगे। दे ओवरसी नेगोशिएशंस थ्रू द ईयर, डिस्कसिंग एजेंडा आइटम्स फॉर द समिट, और कोऑर्डिनेट करेंगे सब्सटेंटिव वर्क ऑफ द G20। वर्किंग ग्रुप्स डिजाइंड अराउंड स्पेसिफिक थीम्स ऑपरेट विद इन बोथ ट्रैक्स। दोनों ट्रैक्स में, चाहे वो फाइनेंस ट्रैक हो और चाहे वो शेरपा ट्रैक हो, सभी लोगों में बातचीत चलती रहेगी, काम होता रहेगा। दीज इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज। अलग अलग मिनिस्ट्रीज से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आते रहेंगे, चाहे वो इन्वाइटेड कंट्री हो चाहे वो गेस्ट कंट्री हो। वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुआ, OECD हुआ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ये भी इसमें G20 की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट आता है, केंद्र सरकार जो है एक काम करने जा रही है जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार मौलाना आज़ाद फेलोशिप को, जो कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को दी जाती थी, उसको बंद करने का सोच रही है, उसके बंद करने के बारे में उस पर कदम उठा रही है। सेंटर ने डिसाइड किया है टू डिसकंटिन्यू द मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, एक स्कॉलरशिप स्कीम थी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। स्कॉलरशिप को लॉन्च किया गया था यूपीए सरकार ने, जिससे कि सचर पैनल की जो रिकमेंडेशंस आई थी, सचर कमेटी की जो रिकमेंडेशन आई थी, उसको फॉलो किया जा सके। लेकिन सरकार चाहती है कि मौलाना आज़ाद फेलोशिप को बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है, शी मीट्स सऊदी क्राउन प्रिंस। चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो हैं शी जिनपिंग, वो सऊदी यानी कि सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं MBS, उनसे मिले हैं और $30 बिलियन की एक डील साइन की गई है हाई लेवल मीटिंग में। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मेट सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS ऑन थर्सडे ऑन अरब आउटरीच विजिट दैट विल यील्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन डील्स एंड हैज़ अर्नड अ रिब्यूक फ्रॉम वॉशिंगटन। अब देखिए, सिंपल सी बात है, सऊदी अरेबिया को USA अपना फ्रेंड बनाता आया है, लेकिन अब अगर सऊदी अरेबिया चाइना के साथ डील कर रहा है तो वहाँ पे USA को यानी कि वॉशिंगटन को तो दिक्कत होगी ही होगी। अबाउट $30 बिलियन इन एग्रीमेंट विल बी साइंड, सऊदी स्टेट मीडिया का कहना यह है, एज चाइना सीक्स टू शोर अप इट्स कोविड हिट इकोनॉमी। क्योंकि अब चाइना को भी दिक्कत है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी में COVID-19 का जो कहर बरपा है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अब चाइना को नए नए मार्केट्स ढूंढने पड़ रहे हैं, जिससे कि चाइना का जो काम है, चाइना की जो आबादी है, वो अच्छे से खा पी सके। नेक्स्ट आता है पेरू, जो कि एक कंट्री है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। उसको नए प्रेसिडेंट मिले हैं आफ्टर प्रेडिसर्स अरेस्ट, यानी जो उनसे पहले राष्ट्रपति थे जब वो अरेस्ट हो गए हैं तो नए राष्ट्रपति वहाँ पे अपॉइंट हो पाए हैं। पेरू के न्यू प्रेसिडेंट हैं दीना बोलुआर्ते, वाज ऑन थर्सडे फेसिंग प्रेशर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, की उनको सरकार बनाने के लिए प्रेशर दिया गया, अ डे आफ्टर द कंट्री वाज थ्रोन इनटू केओस बाय द ड्रामेटिक अरेस्ट ऑफ हिज प्रेडिसर हु स्टैंड्स एक्यूज्ड ऑफ अटेम्प्टिंग अ कू। अब देखिए, जो पिछले प्रेडिसर थे यानी कि पिछले जो प्रेसिडेंट थे, उन पे ये आरोप लगा है कि वो सरकार का तख्ता पलट करना चाह रहे थे और अपनी तानाशाही बनाना चाह रहे थे। इस वजह से इस आरोप में उनको अरेस्ट कर लिया गया है। साउथ अमेरिकन कंट्री फर्स्ट एवर विमेन लीडर आज द पोजीशन, तो ये दीना बोलुआर्ते जो है ये विमेन लीडर हैं। तो पहली बार साउथ अमेरिका कंट्री यानी कि पेरू की एक कोई महिला लीडर बनी है, आज द पोजीशन फॉर अ ट्रूस एज शी ट्राइड टू एंड द टर्मोइल स्पार्क्ड बाय द लेफ्टिस्ट पेड्रो कैस्टिलो who had attempted to dissolve parliament and rule by decree। तो पेड्रो कैस्टिलो चाहते थे, जिनको अरेस्ट किया गया है, कि वो चाहते थे कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए और वो
डिक्टेटरशिप की तरह, डिग्री की तरह रूल करे पूरे पेरू पे, और वहाँ पे कोई सुनवाई ना हो, सिर्फ उनकी चले। नेक्स्ट आता है गोवा बिकम्स द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से यहीं से आपको फैक्ट लेना है, एग्जाम में यहीं से आएगा कि गोवा जो है वो पहला हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट बन गया है, यानी गोवा में हर घर में टंकी से पानी आ रहा है। दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव बिकम्स द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड यूटी इन द कंट्री। तो भाई गोवा तो हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट बन गया है पहला, और दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव ये पहली यूटी बन गई है। तो ऑल 2.63 लाख रूरल हाउस होल्ड्स ऑफ गोवा और 85,156 घर जो हैं दादरा नगर हवेली के दमन एंड दीव के, उनके पास पोर्टेबल वाटर पीने योग्य पानी टंकी के माध्यम से घर में पहुंच रहा है। तो गोवा ऐसा राज्य बना है, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव ऐसा यूटी बना है। द विलेज इज सर्टिफाइड एज हर घर जल थ्रू अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय ग्राम सभा। तो ग्राम सभा ने रेजोल्यूशन पास किया है, उसी तरह से ये होता है। सर्टिफाइंग दैट all households in the villages have access to safe drinking water through taps, ensuring that no one is left out. जल जीवन मिशन एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत सरकार का, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, 15 अगस्त 2019 को। मिशन का एम है टू मेक प्रोविजन ऑफ पोर्टेबल टैप वाटर सप्लाई, की पोर्टेबल पीने योग्य जो टैप वाटर सप्लाई है वो जानी चाहिए, क्वालिटी जो सही क्वांटिटी में और सही क्वालिटी का जो पानी है लोगों के घर तक पहुंचना चाहिए। एवरी रूरल हाउस होल्ड्स बाय 2024 से पहले पहले ये हो जाना चाहिए। द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद स्टेट ऑब्लिक यूटीज। नेक्स्ट आता है केसीआर ऑफिशियली लॉन्चेस भारत राष्ट्र समिति। तो जो भारत राष्ट्र समिति है, पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति हुआ करता था, अब उसको पार्टी का नाम चेंज करके भारत राष्ट्र समिति बना दिया गया है। तो हिराल्डिंग अ न्यू जर्नी फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द 21-year-old तेलंगाना राष्ट्र समिति। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो चीफ रहे हैं के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर, उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है इसको हैदराबाद में, और इसका ऑफिस भी खोल दिया गया है बीआरएस का दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है, सस्टेन्ड ग्रोथ इन रेमिटांसेस। रेमिटांसेस क्या होते हैं? देखिए रेमिटांसेस का मतलब ये है कि अगर मैं भारत का निवासी होने के बाद बाहर किसी देश में नौकरी कर रहा हूँ, मान लेते मैं सऊदी अरेबिया में नौकरी कर रहा हूँ, ओमान में नौकरी कर रहे हैं, या यूएसए में भी नौकरी कर रहे हैं, और वहाँ से अगर मैं अपनी फैमिली को इंडिया में जो रहती है उनको पैसे भेजता हूँ, तो ये भारत के लिए एक फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहा है और भारत के लिए फ़ायदा हो रहा है। तो ये भारत को क्या मिला? रेमिटांस मिला है। तो अब रेमिटांसेस, क्योंकि भारत का जो डायस्पोरा है वो आपको लगभग हर देश में मिल जाएगा, और सबके पेरेंट्स तो या सबके जो रिलेटिव्स हैं वो इंडिया में रहते ही हैं, तो कुछ ऐसा होता ही है कि वो लोग यहाँ पे अपना पैसा वापस भेजते हैं। तो जब यहाँ पैसा भेज रहे हैं, तो जब यहाँ पे पैसा भेजते हैं उसी पैसे को हम रेमिटांस बोलते हैं, जो इंडिया की इकोनॉमी में ऐड होता है। रेमिटांस डिनोट्स अ सम ऑफ मनी सेंट बाय वन पार्टी टू अनदर, यानी कि एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को पैसा दिया जाना, उसको रेमिटांस बोलते हैं। These days the term typically describes the money sent by someone working abroad to their family back home। तो यानी कि आजकल जो ये टर्म है रेमिटांस का जो मीनिंग है वो इस तरह से यूज़ हो रहा है कि अगर किसी पर्सन ने जो बाहर रहता हो, अब्रॉड रहता हो, किसी दूसरे देश में रहता हो, उसने अपने घर में यानी कि अपने देश में अगर पैसा भेजा है, उसको रेमिटांस कहा जाता है। विथ 20% ऑफ इंडियाज़ एमिग्रेंट्स इन द US एंड द UK, जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है क्वालिफिकेशंस में, डेस्टिनेशंस में, हैज़ एक्सेलरेटेड ग्रोथ इन रेमिटांसेज टाइड टू हाई सैलरीड जॉब्स स्पेशली इन सर्विसेज। तो सर्विसेज सेक्टर में ही ऐसा हुआ है कि जो जॉब्स में हैं बहुत हाई सैलरीड जॉब हो गई हैं, तो वहाँ पर US और UK के लोग भी, US और UK में भारतीय रहने वाले हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है भेज रहे हैं, कहाँ पे? भारत में। एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उनका कहना ये है कि जो ग्रोथ है रेमिटांसेज में वो फॉल होगी 2% तक इन 2023 एज द GDP ग्रोथ इन हाई इनकम कंट्रीज़ कंटिन्यूज टू स्लो। क्योंकि जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, US है, UK है, वहाँ पर GDP ग्रोथ थोड़ा स्लो है। साउथ एशिया एज अ होल के रूप में अगर हम देखें तो ग्रोथ इन रेमिटांस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल फ्रॉम 3.5% टू 0.7% इन 2023। रेमिटांसेज जो है इंडिया में वो 2022 में $100 बिलियन का मार्क जो है उसको टच कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ टाइटल्ड रेमिटांसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स। तो इंडिया ने रिसीव किया है $89.4 बिलियन रेमिटांस के थ्रू 2021 में। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि कंट्री जो है 100 बिलियन मार्क को भी टच करने जा रहा है।
इन द केस ऑफ इंडिया जो लार्जेस्ट सोर्स है रेमिटांस का वो कहाँ से आता है, वो जीसीसी कंट्री से ही आता है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत। तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई वहाँ पे काम करते हैं, वे लोग जो हैं यहाँ पे पैसा भेजते हैं। और यूएस और यूके में भी बहुत सारे लोग हैं। तो जनरल ट्रेंड क्या है रेमिटांस का, अगर हम देखें तो वर्ल्ड रेमिटांसेस आर एक्सपेक्टेड टू टच $794 बिलियन इन 2022। पूरी दुनिया में जो दो लोग एक देश से दूसरे देश में अपना पैसा भेज रहे हैं वो $794 बिलियन है, और ये $781 बिलियन हुआ करता था 2021 में, और 2022 में बढ़ के 794 हो गया है। ये रिप्रेजेंट करता है कि 4.9% की ग्रोथ हुई है कंपेयर टू 10.2% इन 2021, जो कि हाईएस्ट रही है 2010 से। $794 बिलियन और 626 बिलियन वेंट टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन 794 बिलियन डॉलर्स में से 626 तो जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं जैसे कि भारत है वहीं पे जा रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में या जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें तो बहुत कम पैसे जा रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात भी आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर कोई हाई इनकम कंट्री वाला लोग है, पर्सन है, तो वो कहाँ जो मिडिल इनकम कंट्री वाला या लो इनकम कंट्री है वहाँ पे तो वो सर्विस करेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे उसको इतने पैसे ही नहीं मिलेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी जो लोग वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, पैसा वैसा मिल रहा है उनको, तो वो अपने देश के अंदर उसको भेज ही रहे हैं। रेमिटांसेस रिप्रेजेंट एन इवन लार्जर सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस फॉर LMICs, यानी कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज 2022 में, कंपेयर टू FDI, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। टॉप 5 रेसिपिएंट कंट्रीज़ कौन है इस बार, अगर हम देखें तो भारत है $100 बिलियन, मैक्सिको $60 बिलियन, चाइना $50 बिलियन, फिलीपींस $38 बिलियन और इजिप्ट $32 बिलियन। नेक्स्ट आती है एग्रीकल्चर से न्यूज़ आती है कि फील्ड ट्रायल्स हो रहे हैं GM मस्टर्ड DMH11 के, और मिनिस्टर फॉर साइंस का कहना ये है कि इसमें हाई ईल्ड मिली है, हमें जो उपज मिली है GM मस्टर्ड से, यानी कि सरसों का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उससे हमें ईल्ड बहुत ज़्यादा मिली है। फील्ड ट्रायल्स ऑफ द ट्रांसजेनिक मस्टर्ड वेराइटी धारा मस्टर्ड, देखिए DM का मतलब क्या है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, DMH का मतलब ये हुआ फुल फॉर्म इसकी, पूछा सकता है आपसे, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। वो ये रिवील करता है टू बी हायर ईल्डिंग एंड दे डिड नॉट डेटर द पॉलिनेशन हैबिट्स ऑफ हनीबीज। और ये भी कहा जा रहा है कि हनीबीज की जो पॉलिनेशन की जो प्रकृति है उसको भी ये कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। DMH11 had recently been approved by the Genetic Engineering Appraisal Committee, GEAC के द्वारा इसको अप्रूव किया गया कि ये फार्मर्स द्वारा कल्टीवेशन किया जा सकता है इसका खेतों में एज अ प्रीकर्सर टू कमर्शियल कल्टीवेशन। GEAC ये अपना में एक ऑटोनोमस बॉडी है ऑफ एक्सपर्ट्स ऑथोराइज्ड बाय द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के तहत आती है टू अप्रेज द सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जो ये बताएगी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं जिनका जीन्स में कुछ संशोधन कर दिया गया है अनुवांशिक रूप से, तो क्या वो उगाने के लिए, वो सीड्स उगाने के लिए सही हैं या नहीं हैं, तो वो ये बताते हैं GEAC वाले। द ओनली अदर ट्रांसजेनिक सीड जो परमिट है भारत में इस टाइम पे वो BT कॉटन है। BT कॉटन भी इसलिए थी क्योंकि कॉटन हम खाते नहीं हैं, पहनते हैं, तो BT कॉटन को इसलिए अलाउ किया हुआ था। DMH11 हैज़ बिन टेस्टेड फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक इसको टेस्ट किया गया है अगेंस्ट नेशनल चेक वरुण, और जोनल चेक किया गया है ड्यूरिंग कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स एट मल्टीपल लोकेशंस। तो अलग अलग लोकेशंस पे बार बार अलग अलग ज़मीन पे अलग अलग मिट्टी में इसको उगाया गया था। DMH11 शोड 28% मोर ईल्ड, तो 28% ज़्यादा जो उपज है वो इससे हुई है, और 37% मोर देन दी जोनल चेक्स। नेक्स्ट आता है 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स एंटर IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें 3 और जो हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका नाम दर्ज हो गया है। 3 मेडिसिनल प्लांट्स स्पीशीज़ हैं फाउंड इन द हिमालयाज, जो उत्तराखंड के पहाड़ में, और अगर हम हिमाचल में देखें तो अलग अलग हिमालयाज का जो क्षेत्र है पूरा वहाँ पे वे मिलते हैं। हैव मेड इट टू IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़, अभी एक हाल ही में रिसेंट में असेसमेंट किया गया था। तो क्या है, मीजोट्रोपिस पैलिटा, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहा गया है। फ्रिटिलोरिया किरहोसा, इसको वल्नरेबल कहा गया है। और डेक्टिलोहर्जीजा हटागिरिया, इसको इंडेंजर्ड कहा गया। देखिए अजीब अजीब से नाम है, बस आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो मीजोट्रोपिस पैलिटा है इसको पतवा भी कहते हैं। ये अपना में एक पेरिनियल पूरे साल उगने वाला एक श्रब है विद रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज एंडेमिक टू उत्तराखंड, सिर्फ ये उत्तराखंड में ही मिलता है। स्पीशीज़ इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्योंकि इसका एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है 10 स्क्वायर किलोमीटर से ही कम है, इसलिए इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा गया है, गंभीर रूप से
लुप्त प्राय कहा गया है। स्पीशीज इज थ्रेटेंड बाय डिफॉरेस्टेशन, सिंपल सी बात है कि पेड़ों की कटाई की वजह से, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन जो उसका प्राकृतिक आवास है उसके टूटने से, और जंगलों में आग लगने की वजह से उसके एग्जिस्टेंस पे तो खतरा आ ही गया है। द एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स पोजेस स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ऑयल इसकी पत्तियों से निकलता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंड कैन बी प्रॉमिसिंग नेचुरल सब्सटीट्यूट फॉर सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, और दवाइयों की इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ही भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रिटिलेरिया किरहोसा, इसको हिमालयन फ्रिटिलैरी भी कहा जाता है, ये पेरेनियल है, पूरे साल होती है, बल्बुअस हर्ब है। इट इज़ रीजनेबल टू कंक्लूड अ डिक्लाइन ऑफ एटलीस्ट 30% ऑफ इट्स पॉपुलेशन ओवर द असेसमेंट पीरियड। तो 22 से 26 सालों में देखा गया है कि पिछले 22 से 26 सालों में कि 30% पॉपुलेशन में इसकी कमी आ गई है। कंसिडरिंग द रेट ऑफ डिक्लाइन, लॉन्ग जनरेशन लेंथ, पुअर जर्मिनेशन पोटेंशियल, हाई ट्रेड वैल्यू, एक्सटेंसिव हार्वेस्टिंग प्रेशर, इन सभी की वजह से ये वल्नरेबल हो गया है। चाइना में इस स्पीशीज, इस जो पौधे की स्पीशी है, इसको ब्रोंकियल डिसऑर्डर यानी कि आपकी जो सांस की नली में कोई दिक्कत आ जाती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। निमोनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लांट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कफ सप्रेसेंट है, यानी कि अगर खांसी उठती है तो खांसी को सही करने के लिए ये दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी जो लिस्टेड स्पीशी है डेक्टिलोरिजा हटागिरिया, इसको सलम पंजा भी कहते हैं। इस थ्रेटेंड, ये हैबिटेट लॉस है, यानी कि इसका जो प्राकृतिक आवास है वो ख़त्म होता जा रहा है, निवास स्थान। फिर लाइव स्टॉक ग्रेजिंग की जो मवेशी चरते हैं वो उसको खा जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, बहुत दिक्कत हो रही है। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किस में होता है? आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल है, सिद्ध में भी है, यूनानी में भी है, और जो दूसरे जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स हैं मेडिसिन के, जिससे कि डायसेंट्री को क्योर करना हुआ, गैस्ट्राइटिस को, बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, खांसी है, पेट में दर्द है, उन सब के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ है कि पहला जो दुरंत, अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि मणिपुर के अंदर दुरंत कप हो रहा है। पहली बार मणिपुर जो है होस्ट कर रहा है दुरंत कप, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट्स अलॉन्ग विद असम। तो जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, दुरंत कप किसके लिए होता है? ये फुटबॉल के लिए होता है। दिस इज़ द 131st एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट। 131वां सत्र है ये इस टूर्नामेंट का। वियतनाम और भारत के बीच में बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज हुई है, इसका नाम है विनबैक्स। कहाँ पे हुई है? चंडी मंदिर में। अशोक लीलैंड ने एक स्विच EIV-22 लॉन्च किया है, भारत का पहला और यूनिक इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशन बस है, तो अशोक लीलैंड की तरफ से आई है ये। इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज पिच ब्लैक में पार्टिसिपेट किया है। ये एक्सरसाइज पिच ब्लैक कौन करवाता है? ऑस्ट्रेलिया करवाता है। ये अपना में बाईएनियल है, यानी 2 साल में एक बार होती है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, कई सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है वो उसको क्या करती है? होस्ट करती है। तो गाइस इसी के साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, फीडबैक है, सजेशन है आपका, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।